ओके तो स्टूडेंट्स, जैसा हम सब अपने सेंटीमेंट एनालिसिस की क्लासेस पढ़ रहे थे अभी रिसेंटली, तो उसमें कुछ एक दो चीजें ऐसी हैं जो मैं चाह रहा था कि आपके साथ जो है वो शेयर कर दी जाए, जिससे आप जो है वो जान के जो है वो समझ सकेंगे गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में सेंटीमेंट्स मार्केट के कैसे रह सकते हैं। ठीक है, अब उसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो है सेंट्रल बैंक। ठीक है, कि सेंट्रल बैंक की प्रोजेक्शंस क्या हैं, वो भी यूज करके जो है हम सेंटीमेंट एनालिसिस या आगे फ्यूचर में आउटलुक क्या हो सकती है हमारी इकोनॉमी की। ठीक है, जिससे फिर ऑब्वियसली करेंसी पे इम्पैक्ट आएगा। ओके, सो जैसा हमें पता है कि यूएस डॉलर एक दुनिया की सबसे बड़ी मेजर करेंसी है और लिक्विड करेंसी है। उसमें सबसे ज्यादा ट्रेड होती है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन उसके अंदर होती है। ठीक है, तो प्राइमरीली हम एज अ ट्रेडर्स या इन्वेस्टर, हमारा जो मेजर फोकस होता है वो होता है यूएस के जो फेडरल रिजर्व है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, या उनके सेंट्रल बैंक की जो इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है, मतलब जो फ्यूचर में सेंट्रल बैंक कैसे देख रहा है इकोनॉमी को। ठीक है, और फिर इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट कैसी देख रहा है, महंगाई कैसी देख रहा है। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल बैंक की प्रोजेक्शन होती है ये मार्केट के सेंटीमेंट्स को काफी ज्यादा शिफ्ट करती है, अगर तो इसमें डेटा के अंदर जो है वो चेंजेस आए। ओके, चेंजेस ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा डेविएट करे अपने जो पिछले डेटा से, बहुत ज्यादा चेंज हो जाए, या अगर रिमेन सेम भी रहे और मार्केट के सेंटीमेंट कुछ और हो तो उससे भी जो है वो मार्केट में काफी अफेक्ट या वोलेटिलिटी आती है। ओके, सो अच्छा, अब ये जो डेटा है इसको देखने के लिए एक तो है कि हम मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, फेडरल रिजर्व के जो मीटिंग मिनट्स आते हैं उसको पढ़ते हैं। उसके अलावा फेडरल रिजर्व के जो है वो डॉट प्लॉट। ठीक है, फेड डॉट प्लॉट एक डेटा सेट होता है जो फेडरल रिजर्व जो पब्लिश करता है। उसमें दिखा रहे होते हैं कि कितने मेंबर्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में शरह सूद जो है वो क्या रह सकता है, महंगाई की औसत क्या रह सकती है, एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगी कम होएगी। ठीक है, तो फेड डॉट प्लॉट क्या होता है, ये चार्ट है जो कि हर क्वार्टरली बेसिस पे, अब क्योंकि सेंट्रल बैंक जो यूएस का है उसकी क्वार्टर बेसिस के ऊपर जो है वो, मतलब हर 3 महीने बाद एफओएमसी मीटिंग होती है। ठीक है, सेंट्रल बैंक की, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग बैठ के डिसाइड करती है कि इंटरेस्ट रेट्स क्या होने चाहिए। ठीक है, तो उसके साथ साथ वो जो है वो हर फेड ऑफिशियल जो है वो प्रोजेक्शन देता है सेंट्रल बैंक की शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स और फेड फंड रेट्स की बारे में। ठीक है, मतलब ये जो डॉट प्लॉट पब्लिश करते हैं उसी मीटिंग के अंदर, उसमें ये बताते हैं कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, या जो की इंटरेस्ट रेट्स हैं इनके, या फेड फंड रेट जो फ्यूचर में वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि सेंट्रल बैंक क्या सोच रहा है। ठीक है, अपनी पॉलिसी को लेके या इकोनॉमी को लेके फ्यूचर में। तो ये जो डॉट प्लॉट होते हैं ना, ये काफी ज्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आप सीधी सिंपल गूगल पे आके फेड डॉट प्लॉट सर्च करेंगे या फेड डॉट प्लॉट प्रोजेक्शन सर्च करेंगे। ठीक है, आपके पास जो है वो इधर फेडरल रिजर्व गवर्नमेंट की समरी ऑफ इकोनॉमिक प्रोजेक्शन खुल के आ जाएगा। अब जैसा लास्ट जो इनकी मीटिंग हुई थी, एफओएमसी मीटिंग, वो हुई थी जून में, 12 जून को। ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो अनचेंज है। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो यहाँ पे ये समरी खुल के आ जाएगी। ओके, तो समरी में ऑब्वियसली पहले ओपनिंग नोट्स हैं, जिसमें ये इन्होंने बताया कि जीडीपी कैसी रहेगी, इकोनॉमी कैसी रहेगी और सारा कुछ। ठीक है, एंड अगर तो आपको मतलब इधर वर्डिंग में कोई मसला वगैरह है ना, आपको ये चीजें समझ आ रही है, आप सिंपल इसको कॉपी करें यहाँ से एंड अपने जो भी एआई चैट बोर्ड वगैरह आपके है उधर जाएं, इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करके इसको आप बोलें कि समराइज दिस अबव पैरा इनटू बुलेट पॉइंट फॉर मी। ठीक है, ओके, सो अब ये देखें, ये अब मेरे पास इतना इजी, मतलब एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेरेंस में या रीडिंग में आ गया मेरे पास। ठीक है, अब इसमें क्या है, समरी क्या है एफओएमसी मीटिंग की, प्रोजेक्शंस। भाई सबसे पहले एफओएमसी पार्टिसिपेंट सबमिटेड प्रोजेक्शन फॉर रियल जीडीपी ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन फॉर। अब प्रोजेक्शंस क्या है, मतलब जो एफओएमसी मीटिंग के पार्टिसिपेंट थे, जो मेंबर्स उस मीटिंग में बैठे हैं, उन्होंने अपने अपनी प्रोजेक्शन सबमिट कराई है कि रियल जीडीपी ग्रोथ फ्यूचर में क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या रहेगा और महंगाई की औसत क्या रहेगी, कब से कब तक, 2024 से 2026 तक एंड उससे आगे।
लॉन्ग रन में। तो बेसिस क्या थी इसकी, प्रोजेक्शन वेयर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द टाइम ऑफ द मीटिंग। मतलब कि ये जो प्रोजेक्शन इन्होंने दी है ये किस बेसिस पे दी है, ये उस डेटा की बेसिस पे दी है या इंफॉर्मेशन की बेसिस पे, जिस तरह हम इकोनॉमिक इंडिकेटर जो देखते हैं उसकी बेसिस पे एट द टाइम, जो डेटा मीटिंग से पहले या मीटिंग के वक्त जो है अवेलेबल था उस डेटा की बेसिस पे, अलॉन्ग विद इंडिविजुअल असेसमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी एंड अदर इकोनॉमिक। इसके साथ साथ इंडिविजुअल जो है उनकी अपनी असेसमेंट्स, ठीक है, वो असेसमेंट जो कि अप्रोप्रिएट हो मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में, ठीक है, और कुछ अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स वगैरह के साथ। अच्छा, साथ में लॉन्ग रन प्रोजेक्शन दिए, लंबे अरसे तक के लिए प्रोजेक्शन दिए। दिस रिप्रेजेंट ईच पार्टिसिपेंट व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स इवेंचुअल स्टेट प्रोजेक्शन एंड अप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह। ठीक है, इस तरह आप जो है वो एक तरीका बता रहा हूँ आपको पढ़ने का मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, सो ऑलराइट, सो जिस तरह समरी में बताया कि नीचे क्या है, इन्होंने प्रोजेक्शन दिए, ठीक है, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे आप आएंगे तो ये आपके पास एक टेबल टाइप आ रहा है। टेबल में आप देखेंगे कि जो रियल जीडीपी है 2024 में, पार्टिसिपेंट प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट करेंगे 2.1 पे ही रहे। 2.1 जो है इनकी रियल जीडीपी प्रोजेक्शन है। इसका मतलब कि अगर तो रियल जीडीपी के नंबर जो है वो मीडियम टर्म 2.1 है, अगर तो ये जीडीपी के नंबर जो जीडीपी का डेटा आएगा उसमें 2.1 से ज्यादा आते हैं तो ये डॉलर के लिए बहुत अच्छा साइन है। अगर तो ये 2.1 से नीचे आते हैं तो ये डॉलर के लिए बहुत बेरी साइन है। तो जब भी जीडीपी का डेटा आएगा तो ये रेफरेंस जो है वो नंबर जो है वो आप अपने दिमाग में एक सेंट्रल बैंक की तरफ से भी रख सकते हैं। मार्केट की तो फॉरकास्ट वही होगी आपके पास सेंट्रल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये मीडियन लेवल है, ठीक है, मीडियन में क्या उनकी प्रोजेक्शन है, ठीक है। ओके, फिर ये रेंजेस दी हुई है कि मतलब जो फेड मेंबर्स हैं, ठीक है, उसमें जो लोएस्ट प्रोजेक्शन किसी मेंबर की थी तो वो क्या थी, वो थी भाई 1.4 2024 के अंदर जो है 1.4 की रियल जीडीपी प्रोजेक्शन थी, ठीक है। और हाईएस्ट अगर किसी मेंबर की थी तो वो थी 2.7 की। ओके, इसी तरह 2025 एंड 2026 की आएगी। लॉन्गर रन में जो है लोएस्ट प्रोजेक्शन 1.6 की है एंड हाईएस्ट जो है वो 2.5 की जीडीपी की प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो अब जो जितने भी फेडरल मेंबर हैं उन सबकी मिला फॉरकास्ट को मिला के एवरेज ईयर जीडीपी कितनी आ रही है, वो आ रही है 2.1, ठीक है। तो इसलिए हम जो है वो 2.1 को ही रेफरेंस पे रख के देखेंगे कि कितनी डेटा जो है वो डेविएट होता आने वाला है। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में वो कहते हैं 4.1 रहेगा नंबर, ठीक है। तो इसमें जो रेंज है वो 3.1 से लेके 3.8 से लेके 4.4 तक की है करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इसी तरह पीसीई इन्फ्लेशन जो फेड प्रेफर इन्फ्लेशन गेज है, ठीक है, मेजर करने के लिए, इसमें जो है वो महंगाई 2.6 मतलब हाई देख रहे हैं। और इसमें जो लोएस्ट प्रोजेक्शन थी 2.4 और 3 की। तो ये बेसिकली ये बताने का मकसद ये है कि आप जो है इन नंबरों को एज अ रेफरेंस जब भी आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखते हैं के तौर पे आपके लिए दिमाग में जो है वो होने चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या है कि फिंगर टिप्स पे आपकी आ जाती है तो आप जो है वो इकोनॉमी फ्यूचर में जाके क्या रह सकती है, और जब भी इकोनॉमिक डेटा आ रहा होता है तो ये रेफरेंस नंबर आपके दिमाग में होते हैं, तो आपको रियल टाइम डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है अगर आप ये पढ़ लें कि जो डेटा रिलीज हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है, करेंसी पे या इकोनॉमी के ऊपर। ओके, फिर यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है इसी ऊपर जो प्रोजेक्शंस नंबर दिए हुए हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। ऑलराइट, सो अब ये जो यहाँ पे ये जो रियल जीडीपी चेंज ये जो डेटा है, ठीक है, टेबल्स के अंदर, अब इसको जो है वो सेम डेटा जो है वो चार्ट्स के अंदर कन्वर्ट होके आ गया, ठीक है। रेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है मीडियन प्रोजेक्शन, ठीक है, मीडियन प्रोजेक्शन 2 के आसपास है रियल जीडीपी की। ओके, एंड टेबल पे हमारे पास 2.1 के पास आ रही थी। इसी तरह सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ प्रोजेक्शंस एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, रेंज में यहाँ पे ये जो लोअर बॉर्डर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर रेंज, ठीक है, और ये अपर बॉर्डर ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपर रेंज। ओके, सो इसके तो इसको रेफरेंस में रख के ना आपको जो देखना होगा जब भी इकोनॉमिक डेटा आएगा, एक्चुअल डेटा जब भी रिलीज होगा, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अब ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 4.4% के आसपास रहेगा, ठीक है, ईयर ऑन ईयर साल का 2024
2024 के अंदर। तो अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो एनएफपी के साथ नंबर आती हैं ईयर ऑन ईयर का देखें, तो वो अगर 4% से डेविएट हो रहा है या 4 की फिगर से काफ़ी ज़्यादा अनचेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो वोलेटिलिटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा क्रिएट करे, क्योंकि ये नंबर जो होगा, जो नंबर रिलीज होगा, सेंट्रल बैंक के लिए भी सरप्राइज होगा और मार्केट के लिए भी सरप्राइज होगा। ओके, फिर अब इसी तरह ये डॉट प्लॉट आ गया आपके, ठीक है। इसमें क्या है, सेंट्रल बैंक के जो मेंबर्स हैं उनकी असेसमेंट है कि वो प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं वो 2024 के अंदर इंटरेस्ट रेट कट ऑफ जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कितने इंटरेस्ट रेट कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एटलीस्ट 50 बेसिस पॉइंट, ठीक है। एंड 2025 के अंदर मेजोरिटी जो सेंट्रल बैंक मेंबर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 4.5% से नीचे आ जाएंगे, ठीक है। एंड इसी तरह 2026 के अंदर जो है वो शरह सूद जो है वो तकरीबन 3% के आसपास आ जाएगा, 3% से लेके 3.5% के बीच में होगा, ठीक है। फेड मेंबर प्रोजेक्ट कर रहे हैं इकॉनमी के, करंट इकॉनमी के हालात को देखते हुए फ्यूचर में जो है वो शरह सूद क्या रहेगा। ओके, सो यहाँ पे सेम यही जो है वो जो डॉट प्लॉट है यहाँ पे, इसको जो है वो चार्ट के अंदर रिप्रेजेंटेशन करी हुई इसकी, ठीक है। जीडीपी के साथ के इंटरेस्ट रेट शरह सूद जो है वो क्या रहेगा। एंड ओके, सो ये डॉट प्लॉट थे जो मैं चाह रहा था आप लोगों को जो है वो समझा दूँ, ठीक है। ये अब डॉक्यूमेंट कैसे पढ़ते हैं, मैंने ऊपर ऊपर से बेसिक बेसिक तो आपको बता दी है, ठीक है। अगर आप इसमें वाकई में इंटरेस्टेड हैं इसको सीखने में, तो मैं वीडियो इस पे बना के एक कॉम्प्रिहेंसिव सी साइंस फॉरेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। अगर मैं ना बना सके तो आप उसको यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं कि फैट डॉट प्लॉट या फैट की जो इकोनॉमिक प्रोजेक्शन समरी है उसको कैसे रीड करते हैं, ठीक है। सो अब जिस तरह आप लोगों को याद होगा कि जुलाई में मैंने आपको बोला था कि जो है डॉलर जो है वो गोइंग फॉरवर्ड हम जो है वो बीरिश ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि वो डाउन साइड पे जाएगा। अब उसके पीछे जो मेजर वजह थी वो यही थी, फेड डॉट प्लॉट्स, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोजेक्शन थी इनकी फेड डॉट प्लॉट्स की, तो यहाँ पे आप देखें कि मेजॉरिटी मेंबर जो है वो इंटरेस्ट रेट कट ऑफ की तरफ जो थे वो सजेस्ट कर रहे थे, मशवरा दे रहे थे कि हाँ शरह सूद जो है वो हमें कम करना चाहिए, ठीक है, इस साल के अंदर अंदर। और कितना कम करना चाहिए? तकरीबन 50 बेसिस पॉइंट, ठीक है, मतलब 50 बेसिस पॉइंट या उससे ज्यादा पे जो है ज्यादा मेंबर एग्री कर रहे थे। तो जब फेड मेंबर एग्री कर रहे हैं कि हाँ शरह सूद हमें जो है इस साल में 50 बेसिस पॉइंट या उससे ज्यादा कम करने चाहिए, तो ये जो है वो मेजर हमारे पास एक इंडिकेटर आ जाता है, ठीक है। फिर मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है हमने वो साथ में देखना है, और वो हमें कहाँ मिलता है? सीएमई टूल के अंदर, ठीक है। जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सीएमई वॉच टूल के अंदर कि मार्केट इसके अगेंस्ट में क्या प्रोजेक्ट कर रही है, ठीक है। तो वहां पे मार्केट भी 50 बेसिस पॉइंट जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है। तो आप देखिए बेस्ड ऑन दीज फेड डॉट प्लॉट जो है वो आप देखें एनालिसिस शेयर किए जुलाई के अंदर, जुलाई के स्टार्ट में, और उसके बाद जो है वो डॉलर जो है वो डाउन साइड गया। तो उस क्या था, क्लियर पिक्चर, क्लियर फंडामेंटल रीजंस थे यहाँ पे हमारे पास। ओके, सो किसी का कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड? मार्च की नहीं है भाई, जून की मीटिंग है, ये देखो इधर लिखा हुआ है, हेल्ड ऑन जून 2021। इकोनॉमिक प्रोजेक्शन होती है, जिस तरह अगर फर्स्ट क्वार्टर में मीटिंग हो रही है ना, तो एयर इकोनॉमिक प्रोजेक्शन ना क्वार्टर बेसिस पे नहीं होती, ठीक है, साल की बेसिस पे होती है, एयर ऑन एयर की बेसिस पे।
लेकिन जो डेटा यूज हो रहा होता है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बेसिस पे हो रहा होता है। ठीक है, कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बेसिस पे जो है वो डिसाइड हो रही होती है कि क्या रखनी है। ठीक है। सो हाँ, ये होता है। ओके, अब इसी के साथ साथ अगर हम करंट इकोनॉमिक कैलेंडर के अंदर देखें तो जो नेक्स्ट वीक आने वाला है उसमें जो है वो ऑस्ट्रेलिया का इन्फ्लेशन का डेटा है। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया का इन्फ्लेशन का डेटा हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, अब ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसके लिए सिंपल आप जो है वो गूगल करें, आरबीए, आरबीआई गूगल करें, आरबीए या रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ओपन करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट आप ओपन कर लें या फिर सिंपल मॉनेटरी पॉलिसी मिनट जो है वो ओपन कर लें आप। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स ओपन करेंगे, मतलब कि मीटिंग में जो रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के मेंबर्स थे उन्होंने क्या क्या बातें करी। ठीक है, वो है ये। अब ये मीटिंग कब हुई थी, ये मीटिंग हुई थी 5 से 6 अगस्त को, सिडनी में हुई थी। अब इस मीटिंग में कौन कौन से मेंबर थे, ये सारे मेंबर थे मीटिंग के अंदर। और दूसरे कौन से मेंबर थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री से। ठीक है, तो गवर्नर इकोनॉमी का और ये सारे मतलब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो बंदे थे वो कौन कौन थे। अब इकोनॉमिक कंडीशन पे इन्होंने डिबेट करी है सारी। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिक आउटलुक फ्यूचर में उनको क्या लगता है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है करंट मुल्क की, फिर मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या जो है कंसिडरेशन दी उन्होंने कि मतलब मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कैसी होनी चाहिए इसको देखते हुए। ऑलराइट, अब ऑब्वियसली आप लोग तो नहीं पढ़ोगे इसको स्टार्टिंग में, लेकिन पढ़ोगे तो अच्छा है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इसको पढ़ूंगा तो ये लंबी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल क्या करो, अगेन कॉपी करी। ठीक है, इसको पूरा कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको आगे आप चैट जीपीटी या जेमिनी आपके पास है। ठीक है, अगेन इधर पेस्ट किया इसको, पेस्ट करने के बाद जो है वो उसको बोलना भाई इसको आप समराइज कर दो मेरे लिए इन बुलेट पॉइंट की, इस मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के अंदर या मीटिंग मिनट्स के अंदर जो है वो क्या बात की गई है। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी जो है वो इधर इसको समराइज कराया हुआ है ये पूरा, से जेमिनी बोर्ड से। ओके, तो इसमें क्या बात की है रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, तो इसमें बात की डिसीजंस और आउटकम्स के ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्ट रेट जब उन्होंने होल्ड किए। ठीक है, मतलब कि जो रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है वो शरह सूद को जो है वो होल्ड करके रखेंगे, करंट मतलब जो करंट शरह सूद है 4.35 तो उसी पे मेंटेन करेंगे। ठीक है, एंड इंटरेस्टेड ऑन एक्सचेंज सेटलमेंट बैलेंस इज टू 4.25, मतलब कि जो एक्सचेंज सेटलमेंट्स हुए, मतलब जो पैसे वैसे आ रहे हैं अगर उसमें कोई डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन का कोई फर्क वगैरह पड़ता है तो उनके लिए जो है वो किराए सूद जो है वो 4.25 का होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ इन्फ्लेशन के ऊपर जो है वो उन्होंने ज्यादा स्ट्रेस किए, मतलब कि जोर दिए कि जो बोर्ड है वो इस बात को समझता है। ठीक है, कि जो नेचर ऑफ इन्फ्लेशन एंड एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट इट्स पोटेंशियल टू रिमेन अबव द टारगेट फॉर लॉन्ग पीरियड, मतलब कि बोर्ड ने इस बात को एक्नॉलेज किया है कि जो महंगाई है वो बढ़ सकती है आने वाले में, और अभी भी हमारे जो टारगेट इन्फ्लेशन, जैसा मैंने आपको बताया था ना, सेंट्रल बैंक की एक टारगेट रेंज होती है कि यार महंगाई की रेंज, महंगाई जो है वो हमारे पास इतनी हो तो हमारी इकॉनमी के लिए अच्छा है, इससे ज्यादा हो जाएगी तो वो बुरी है, इससे कम हो जाएगी तो भी बुरी है। ठीक है, सो तो बोर्ड क्या है, बोर्ड ने एक्सप्रेस किया, बोर्ड कहता है, जो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी के मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि यार जो महंगाई है वो अभी भी हमारे टारगेट से ऊपर है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लंबे अरसे तक रहेगी। लेट्स से अगर 3% जो है वो टारगेट इन्फ्लेशन है उनकी, तो जो महंगाई है वो अभी भी 3% से ऊपर है, और वो इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लंबे अरसे तक रहेगी 3% तक। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आरबीए है, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो है वो इंटरेस्ट रेट भी अपने लंबे अरसे तक होल्ड करके रखेगी, ऑब्वियसली। ठीक है, तो शराय सूद कब बढ़ता है, शराय सूद तब भी बढ़ता है ना जब महंगाई बढ़ती है। ओके,
तो इसके साथ साथ विजिलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, द बोर्ड एम्फसाइज द नीड टू रिमेन विजिलेंट एंड फ्लेक्सिबल इन दिस अप्रोच टू मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब कि उन्होंने ये भी बोला कि हम जो है वो मोहतात रहेंगे और फ्लेक्सिबल रहेंगे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक आउटलुक, मतलब कि इकोनॉमी को देखते हुए। अगर तो इकोनॉमी में कोई अनसर्टेनिटी दिखी, मतलब कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई है, इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन होना शुरू होगी बहुत शदीद, तो हम जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, मतलब शराय सूद जो है वो कम कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये जो है वो मार्केट को हिंट दे दी। तो ये जो विजिलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी वाला है ना, ये हर सेंट्रल बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर डालता है, ठीक है। तो मेन फोकस क्या है कि भाई इनका कंसर्न ऑन इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से शराय सूद बढ़ाया हुआ है। ओके, डेटा ड्रिवन अप्रोच। अब वो कहते हैं सेंट्रल बैंक के भाई हम जो है वो जो डेटा, इकोनॉमिक डेटा आता रहेगा आगे, उसकी बेस पे जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करेंगे, ठीक है। द बोर्ड इंडिकेट इट्स इंटेंशन टू रिलाई हैवीली ऑन इनकमिंग डेटा टू गाइड फ्यूचर पॉलिसी। मतलब कि जो अभी अपकमिंग इकोनॉमिक डेटा आएगा उसके ऊपर वो डिसाइड करेंगे फ्यूचर में जो है वो पॉलिसी डिसीजंस क्या होने चाहिए। बैलेंसिंग रिस्क, the board stressed the importance of balancing the risk of both inflation and labor market। अब यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी मेंबर्स हैं, ठीक है, उन्होंने इस मीटिंग में जो है इस बात पर जोर दिया है कि यार हमें जो पॉलिसी है वो बैलेंस करके चलनी पड़ेगी, जिसमें महंगाई को भी देखना है और लेबर मार्केट मतलब जॉब्स को भी देखना है। अगर हम लास्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया का जॉब का डेटा देखें तो वो काफी अच्छा डेटा है उनका जॉब का डेटा, ठीक है। तो इससे ये बात तो कंफर्म होगी कि किराए सूद कम तो नहीं होने वाला, क्योंकि लेबर मार्केट को देखते हुए, ठीक है, जॉब मार्केट को देखते, क्योंकि वो अच्छी चल रही है, नौकरियां मिल रही है लोगों को। तो इन्फ्लेशन जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू में आ गई, इन्फ्लेशन जो है वो प्राइमरी फोकस हो गया। तो अगर जो अभी इस वीक में इन्फ्लेशन का डेटा है महंगाई का, अगर वो कम आता है तो इसका मतलब जो आरबीआई है उसके पास रूम आ जाएगा कि हाँ भाई इन्फ्लेशन कम हो गई है, किराए सूद कम कर सकते हैं, ठीक है हम। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है उस पर अच्छी शॉर्ट से जो है वो ट्रेड बनेंगी, ठीक है। अगर तो इन्फ्लेशन डेटा जो है वो ज्यादा आता है, ठीक है, तो फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है उस टाइम पे किस करेंसी पेयर के साथ जो है वो वीक करेंसी थी, ठीक है, लास्ट वीक या लास्ट 2 वीक में अंडर परफॉर्म करी, तो उसके अगेंस्ट में जो है हम उसकी दूसरी करेंसी की इकोनॉमी को देखेंगे और उसके अगेंस्ट में हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर को जो है वो बाय करेंगे, ठीक है, इकोनॉमी को दोनों की देखते हुए। ओके, फिर इकोनॉमी असिस्टेंस पे जो उन्होंने बात करी है उसमें क्या क्या, उसमें कहते हैं जी डोमेस्टिक डिमांड हैज बीन स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। मतलब जो उनकी डोमेस्टिक डिमांड है, लोकल कंज्यूमर है, वो ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो डिमांड जो है वो ज्यादा है उनकी एक्सपेक्टेशंस से, ठीक है। अब ये डिमांड जो है वो किस वजह से है, ये डिमांड जो है वो हाउस होल्ड एंड पब्लिक कंजम्पशन, मतलब लोगों के घर और घरेलू खर्चे बढ़ गए हैं, और जो पब्लिक है वो भी जो है वो खर्चे या स्पेंडिंग जो है वो ज्यादा कर रही है, ठीक है। अब जो लोग स्पेंडिंग कर रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं ज्यादा, अब वो बहुत से रीजन हो सकते हैं, महंगाई की वजह से भी हो सकता है कि जो की चीजों की कीमतें हैं वो बढ़ गई है, इसलिए जो है वो डेटा में शो के लोगों ने कंजम्पशन ज्यादा किया, स्पेंडिंग ज्यादा करी है, ठीक है। फिर लेबर मार्केट पे इकोनॉमी असेसमेंट पर बात करी, लेबर मार्केट हैज कंटिन्यू टू ईज ग्रेजुअली विद अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजिंग स्लाइटली। ये जो लेबर मार्केट है वो उसमें थोड़ी ईज देखने को मिल रही है, मतलब कि जो एम्प्लॉयमेंट के नंबर है ऑन एवरेज, ओके, सिंगल डेटा की बात नहीं हो रही, 6 मंथ के या 12 मंथ के डेटा की एवरेज की बात हो रही है, कि वो जो डेटा है वो ग्रेजुअली कम हो रहा है, ठीक है। जिस उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो स्लाइटली बढ़ रहे हैं, मतलब बेरोजगारी भी जो है वो बढ़ रही है, जो कि सेंट्रल बैंक के लिए कंसर्निंग साइन होता है, ठीक है। कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं चाहता कि उसकी जो मैशत है उसके अंदर जो है वो बेरोजगारी बढ़े। ओके, इन्फ्लेशन पे इन्होंने इकोनॉमी असेसमेंट पे बात करी, अंडरलाइंग इन्फ्लेशन रिमेन हाई, मतलब कि जो अंडरलाइंग इन्फ्लेशन है वो ज्यादा रही है, ठीक है। ऑल्दो देयर हैव बीन साइन ऑफ मॉडरेशन इन सम एरिया, मतलब कि लेकिन कुछ जो एरियाज हैं इन्फ्लेशन के, महंगाई के, उसमें जो है वो कुछ जगह पे इन्फ्लेशन जो है वो कम होती हुई दिखी है, मतलब मिसाल के तौर पे एनर्जी वाली साइड हो सकते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेशन कम हुई है इनकी, ठीक है। अगेन इसके लिए जो है वो
इन्फ्लेशन का डेटा देख लेंगे। इकोनॉमिक आउटलुक पे बात करें, इकोनॉमिक आउटलुक हैज इम्प्रूव स्लाइटली बट अनसर्टेन रिमेन। मतलब वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो अच्छी हुई है, लेकिन अनसर्टेनिटी अभी भी है इकोनॉमी के अंदर, इंक्लूडिंग द पोटेंशियल फॉर अ मोर सिग्निफिकेंट स्लो डाउन इन लेबर मार्केट। और वो किस वजह से हो सकती है? स्लो डाउन इन लेबर मार्केट की वजह से, ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड। मतलब इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी है वो इस वजह से क्योंकि लेबर मार्केट जो है उसमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, लोगों को रोजगार वगैरह। ओके। तो लेबर मार्केट जब भी स्लो डाउन होती है, क्यों होती है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, इकोनॉमिक इंडिकेटर को बहुत डिटेल में इसको हमने पढ़ा था, ठीक है, कि इसका रिलेशनशिप क्या है। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी ने फिर कंसिडरेशंस क्या क्या चीजें उन्हें कंसिडरेशन में ली। पहली चीज इन्फ्लेशन रिस्क, फाइनेंशियल कंडीशन और बैलेंसिंग रिस्क। इन्फ्लेशन रिस्क, इन्फ्लेशन नॉट रिटर्निंग टू टारगेट विद इन रीजनेबल टाइम फ्रेम। तो इन्फ्लेशन जो है, जो वो उन्होंने पहले प्रोजेक्ट किया हुआ था कि इतने साल में या इतने महीने में हमारे टारगेट में आ जाएगी, ठीक है, काबू में आ जाएगी, अब वो टाइम फ्रेम जो है उन्होंने बढ़ा दिया। ठीक है कि भाई अब ये जो है वो इतने टाइम में नहीं, इससे ज्यादा टाइम में काबू में आएगी। फाइनेंशियल कंडीशन हैव ईज मॉडेस्टली बट द इम्पैक्ट ऑफ रीसेंट मार्केट वोलेटिलिटी रिमेन अनसर्टेन। तो वो कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल कंडीशन है, ठीक है, वो बेहतर हुई है किसी हद तक, लेकिन जो मार्केट वोलेटिलिटी है उसका जो असर है वो रहा है, ठीक है, और वो अभी तक अनसर्टेन है। तो इसमें जो है वो तीन चार वजूहत है। एक जापान वाला, ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट वोलेटिलिटी क्रिएट हुई, और एक चाइना वाला फैक्टर, क्योंकि चाइना जो है वो ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो हमने देखा चाइना में मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन आया तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी पे भी डायरेक्टली आ रहा है। बैलेंसिंग रिस्क, द बोर्ड मस्ट बैलेंस द रिस्क टू बोथ इन्फ्लेशन एंड लेबर मार्केट। मतलब बोर्ड ने एग्री किया इस बात से कि भाई हमें जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो ऐसी लेके रखनी चाहिए जिसमें इन्फ्लेशन और लेबर मार्केट दोनों को बैलेंस करके चले, ठीक है। ओवरऑल अब यहाँ पे देखो इसकी, इसने समरी करके भी दे दी, ठीक है, कि वो कह रहे हैं कि ओवरऑल जो आरबीए है उसने मेंटेन किया है कॉशियस स्टैंस, ठीक है, मोहतात स्टांस मेंटेन किया, रिकॉग्नाइजिंग द ऑनगोइंग चैलेंजेस पोस्ड बाय इन्फ्लेशन एंड द नीड फॉर फर्दर मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग टू ब्रिंग इन बैक टू टारगेट्स। मतलब कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने पास ऑप्शन रखा है कि अगर फ्यूचर में इन्फ्लेशन बढ़ती है तो वो जो है वो मजीद अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को जो है वो टाइट कर सकते हैं, महंगाई को वापस अपनी टारगेट रेंज में लाने के लिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे समरी में एक इंडिकेशन दे दी कि अगर महंगाई कंट्रोल में ना आई तो इंटरेस्ट रेट जो है वो मजीद बढ़ा सकते हैं, इसका ऑप्शन उन्होंने अपने पास रखा है। ओके, तो इसी तरह आप जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लंबी चौड़ी नहीं पढ़नी, तो आप सिंपल ला के यहाँ पेश करें इसको। और ये 5-10 मिनट की मैंने तो आपको क्योंकि एक्सप्लेन किया तो इसलिए लंबी होगी। 5-10 मिनट, पाँच हार्डली 5 मिनट की रीडिंग है ये, ठीक है। तो अगर आपको फंडामेंटल्स पता है, जो मैंने इकॉनमी पढ़ी आपने जिस तरह मेरे साथ जीडीपी वगैरह पढ़ा है सब कुछ, तो ये आपके मेरे ख्याल में समझ आ जानी चाहिए यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। 8 मिनट है, क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो किसी का भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे टारगेट रेंज लिखी हुई है उन्होंने कि इन्फ्लेशन की टारगेट रेंज इनकी 2 से 3% और करंट जो इनकी महंगाई है वो 2.8% है।